अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 12 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम यूनिट 12 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स गिवन है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिनके अगेंस्ट हमने ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स नहीं आते। आपका जो मैथ एग्ज़ाम होगा, जो मैथ का पेपर होगा, उसके जो पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें जस्ट एमसीक्यूज होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड कॉलम मैच, इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं आता। लेकिन हम इन ट्रू फॉल्स को इस तरह से करेंगे कि इनके एमसीक्यूज अगर बनाए जा सकें तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि लेट्स सपोज यही लाइंस जो हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इनको वो ट्रू करके इन सेंस ऑफ एमसीक्यूज अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, मोस्टली करते भी हैं। लेट्स सपोज जैसे पहली लाइन है, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे तो आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये एज एमसीक्यूज आ चुका है। कैसे आया होगा एमसीक्यूज में? बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू, ये जो टू लिखा हुआ है इसकी जगह वो ऑप्शंस दे देते हैं। यहाँ पे ब्लैंक होता है, यहाँ पे लिखता है कि ये छोड़ के इसकी जगह लिखेगा 2 इक्वल पार्ट्स या 3 इक्वल पार्ट्स या 4 इक्वल पार्ट्स या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। इस तरह से कुछ भी आपसे ऑप्शंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने जस्ट ट्रू फॉल्स ही बताना है, तो हम फिलहाल ट्रू फॉल्स ही करेंगे। बट आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि डू दिस क्वेश्चन या प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, ठीक है? क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने तैयार करना है। नंबर 1, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये पहला जो पार्ट है, जो पहला इसका स्टेटमेंट है, वो ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये राइट बाइसेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई, ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। बच्चों, अगर देखा जाए तो ये हमारा 12.1.1 थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट लिखी है लेकिन रॉन्ग लिखी हुई है। उसमें ये नॉट नहीं होता, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स होता है। ये नॉट आ रहा है तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये हमारे सेकेंड थ्योरम की 12.1.2 थ्योरम की स्टेटमेंट है और बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। The right bisectors of a sides of a triangle are not congruent। ये स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 12.3 की और रॉन्ग करके लिखी हुई है, नॉट का वर्ड नहीं आता, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। The bisectors of the angles of a triangle are congruent। ये आपके थ्योरम नंबर 12.1.6 की स्टेटमेंट है और बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है, तो ये सही है, ट्रू है। Any point on the bisector of an angle is not equidistant from its endpoints। तो ये थ्योरम नंबर 12.1.4 की स्टेटमेंट है और फॉल्स करके लिखी हुई है, नॉट नहीं आना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स होता है, तो ये फॉल्स है नॉट की वजह से। और ये जो 8th वाली स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये हमारे 12.1.5 थ्योरम की स्टेटमेंट है और बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए इसके सामने, इसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे? हम ट्रू लिखेंगे। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा गया है। हमें यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ये देखिए, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए बी का सी डी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए यहाँ लिखा भी है। देन वो ये कह रहा है कि मेजर ऑफ ओ ए किसके इक्वल होगा और मेजर ऑफ ए क्यू किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। बच्चों, आपको याद होगा कि राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी लाइन जो आपके लाइन सेगमेंट के सेंटर में से पास करे और कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ पे ये जो ओ है ये क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि O से A डिस्टेंस और O से B इक्वल होना चाहिए। सो हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ OA जो है वो मेजर ऑफ OB के इक्वल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर इस डायग्राम को कंपेयर किया जाए हमारे थ्योरम नंबर 12.1.1 के साथ, तो ये उसकी डायग्राम है, बट थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन में फ़र्क है। ये हिस्सा वहाँ पे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे नीचे बना दिया उसने। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये Q जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो Q का B से और Q का A से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि AQ डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू BQ डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ AQ जो है वो इक्वल है मेजर ऑफ BQ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये डेफिनेशंस हैं। आपको याद होगा कि थ्योरम स्टार्ट करवाने से पहले मैं ये डेफिनेशंस आपको करवा चुका हूँ। आप इसकी वहाँ से डेफिनेशंस, वैसे मैंने मार्क भी करवा दी थी, आपको पेजेस बता दिए कहाँ पे हैं, लेक्चर के अंदर भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लिहाजा इसकी आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कॉपी वर्क में, इसको क्लास वर्क में ही इंक्लूड करें, ये आपका होमवर्क नहीं है, पहले कर चुके हैं तो आपने इसे दोबारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम स्टार्टिंग लेक्चर जो था 12 का, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है। इफ़ द गिवन ट्राइंगल ABC इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल and AD is bisector of the angle A, then find the value of unknowns X, Y and Z। हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे देखिए। ये डायग्राम जो है ये एक ट्राइंगल है, और ABC ट्राइंगल जो है ये पूरी ट्राइंगल, इसकी बात हो रही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमें यहाँ पे जो कुछ एंगल मार्क्स किए हैं उसने, एंगल X, Y, Z और नाम से मार्क कर दिए हैं, वो हमने क्या करने, फाइंड आउट करने। अच्छा, वो खुद बता रहा है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अब ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। और बच्चों ये याद रखिए कि अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल हों तो उसके सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब सारे एंगल इक्वल होंगे तो हर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर एंगल 60 डिग्री का होगा। बिकॉज ट्राइंगल के पास जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है, और 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर हिस्से में कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब 3 में क्यों डिवाइड करना है हम लोगों ने, क्योंकि आपके पास 3 एंगल है, तो 3 एंगल्स को 180 के साथ डिवाइड कर लें, मतलब हर एंगल को 180 का इक्वल पार्ट देना है, तो 180 डिवाइड बाई 3 कर लें तो आपको क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, सो हम लिखेंगे कि एज ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, कि हर एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री का होगा। तो हम सबसे पहले B की बात करते हैं। B एंगल भी 60 का होगा, A जो होगा वो भी 60 का, और जो C होगा वो भी 60 का होगा। C यहाँ पे हमारा कंसर्निंग नहीं है, इससे हमारा कोई इतना, मतलब जो सोल्यूशन हमने फाइंड करना उसमें इसकी कोई डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि हमें इससे B से और जो A पे 2 एंगल हैं X और Y, इनसे कंसर्न है, तो हम इनकी ही बात करेंगे। सबसे पहले हम B की बात करते हैं कि B एंगल जो है वो 60 का है। अब B जो है वहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट शो हो रहा है, Z। सो अगर B 60 का है तो दैट मीन्स कि Z भी 60 का ही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि A एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। A एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और अगर A एंगल को हम बाइसेक्ट कर दें, ये देखो ऊपर से जो एंगल A की एक रे निकल रही है, एक लाइन निकल रही है, वो एंगल A को बाइसेक्ट करती जा रही, तो इसका मतलब है एंगल A भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए कि AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो एंगल A 60 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टेड हो जाएगा। और बाइसेक्टेड होते हुए इस तरह से हो जाएगा कि X और Y दोनों इक्वल आएंगे। अब इक्वल कितना आएगा इन दोनों को, X और Y को कितना मिलेगा कि X जो होगा वो हाफ होगा मेजर एंगल A का, टोटल एंगल का हाफ होगा। Y भी टोटल एंगल A का हाफ होगा। 1/2 मीन्स हाफ। तो आपने क्या करना है कि 1/2 इंटू 60 कर देना है, यानी कि 60 टोटल एंगल है A का, और X फाइंड करने के लिए उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, तो X आ जाएगा 30 डिग्री। अब अगर X 30 डिग्री होगा तो अंडरस्टूड है Y भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो X एंगल और Y एंगल इक्वल होंगे। सो X की और Y की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी,
और क्या होगी उनकी वैल्यू 30 डिग्री होगी। जी बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसको बाइसेक्टर जब हम यहाँ पे एंगल एल का लगाते हैं तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं जिनके नाम है एल एम ओ, ये लेफ़्ट साइड पे जो है और जो राइट साइड पे है एल एन ओ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। और यहाँ पे दो अननोन अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पे अननोन है एक्स और यहाँ पे अननोन है एम, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जब आपको पता हो कि ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो एल एम जो है इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी, एल एन। हम लिख देंगे यहाँ पे कि मेजर ऑफ एल एम वो मेजर ऑफ एल एन के इक्वल है। एल एम की मेजरमेंट और एल एन की मेजरमेंट इक्वल हैं क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं। इसे सॉल्व करें, ये 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। कितना बन गया 12। हमें सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कटिंग करके कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी तरह जो ये वाली साइड है इसका नाम क्या है, MO, और इसका नाम क्या है, ON। ये दोनों भी एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। सो इसको अगर हम इसके इक्वल रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो हम लिखेंगे कि m इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। यूनिट्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ जो होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी इसकी कोई ना कोई यूनिट्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पे अब हमें मालूम नहीं कि कौन से यूनिट्स हैं, तो हम ऐसे ही एक स्पेसिफिक या जनरल सा वर्ड लिख लेंगे कि जो भी आंसर आएगा उसके साथ यूनिट्स लगेंगी, वो यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। जी, यहाँ पे भी हमें एक डायग्राम गिवन है और ये कहा गया है कि सी डी जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। इस ए बी लाइन सेगमेंट का सी डी राइट बाइसेक्टर है, और हमें ए बी जो है उसकी टोटल मेजरमेंट गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने ए से एल और बी से एल या एल से बी ये फाइंड करना है, और दूसरा हमने क्या करना है कि ये जो ए से डी लेंथ बनेगी, ए डी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये भी हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सी डी अगर राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है एल क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब एल अगर मिड पॉइंट है तो फिर ए से एल लेंथ और बी से एल लेंथ या एल से बी लेंथ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखिए कि एल मिड पॉइंट है ए बी का, सो मेजर ऑफ ए एल विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एल बी। अब ये जो लेंथ है ये और ये लेंथ इक्वल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एल जो है वो हाफ है टोटल लेंथ का। ए एल टोटल लेंथ यानी कि ए बी का हाफ है, उसके 1/2 के इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मेजर ऑफ ए एल हाफ है किसका, टोटल लेंथ मेजर ऑफ ए बी का। हाफ को कैसे लिखा जाता है, 1/2 की फॉर्म में, और मेजर ऑफ ए बी कितना है हमारे पास, 6। सो कटिंग करके कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ ए एल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और अगर मेजर ऑफ ए एल 3 सेंटीमीटर है तो मेजर ऑफ एल बी भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कहा था कि ए एल और एल बी आपस में इक्वल हैं। सो एल बी भी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका कि हमें बी डी गिवन है 4 सेंटीमीटर और हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए डी। ये देखिए हमने ये पढ़ा है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो वो उसके दोनों एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। ये सी डी क्या चीज़ है, ये एक राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो फिर डी से बी डिस्टेंस या बी डी डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए डी डिस्टेंस, और ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कह रहा है। ये देखिए मैंने सामने उसकी रीज़न भी लिखी है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट है, जैसे डी है तो डी राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो डी का ए से और डी का बी से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी उतना ही होगा जितना बी डी है, लिहाजा हम लिख देंगे कि ए डी भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि बी डी अगर 4 है तो ए डी भी 4 होना चाहिए। सो हमारा मेजर ऑफ ए डी का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 12 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इंशाल्लाह एक न्यू चैप्टर के साथ और न्यू एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।